हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। माइसेल्फ मोहम्मद महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। यकीनियंस कैसे हैं आप सब लोग। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। कैसी चल रही है भैया दुनिया। जी, अरे क्या बात याद दिलाई है यार तुम लोगों ने। है हैप्पी डॉक्टर्स डे टू ऑल द फ्यूचर अमेजिंग डॉक्टर्स। अरे क्या बात है यार। जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसा लग रहा है एक ऐसी उपाधि जिसके लिए आप फाइट मार रहे हैं, उसके बारे में बेस्ट विशेष सुनना। आई मीन इट्स ए गुड फीलिंग यार, इट्स ए ग्रेट फीलिंग, आई वुड से सो, है ना। यस सर, आप आज जीत गए। यस, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। वी आर द वर्ल्ड चैंपियंस। यस, इन T20 वर्ल्ड कप। जी भाई साहब, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो बढ़िया दिन है यार, बढ़िया वीकेंड रहा, बढ़िया हफ्ते की शुरुआत हो रही है। ठीक है सर, स्टूडियो चेंज है भाई साहब। आज हम आए हुए हैं नोएडा, है ना। कुछ काम है इस कारण। सर आप कैसे हैं। देखिए, मैं तो बचपन से ही मस्त, बट जब से वर्ल्ड कप जीता तो बहुत और ज्यादा अच्छा लग रहा है। आई एम एन एविड क्रिकेट फैन यार, मतलब कि जिनको शायद जो सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं मुझे, उन्हें पता होगा मुझे क्रिकेट बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा, है ना। खेल तो नहीं पाए यार, 8th 9th के बाद ज्यादा खेल तो नहीं पाए क्रिकेट, क्योंकि मजबूरियां थोड़ी ज्यादा बढ़ गई थी। बट हाँ, अभी भी देखना पसंद है। कभी कभी खेलने को मौका मिल जाए 2 4 6 महीने में, तो आई लव इट। समथिंग विच सूट्स माई सोल। जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। राधे राधे जी, राधे राधे। मुझे WWE भी बहुत पसंद है। उसे मैं खेलना भी नहीं चाहता, अनलेस और अनटिल ऑल दोस मूव्स शुड बी अप्लाइड ऑन माई यंगर ब्रदर एंड सिस्टर। बहुत ही मजा आता है ना WWE से मूव सीखना, और अपने भाई, छोटे भाई बहनों पे अत्याचार करना, है ना। तुम अरे, डोंट ट्राई दिस एट होम, स्कूल और एनीवेयर एल्स, है ना। जी 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 जी। पढ़ना पसंद है, हाँ पढ़ना भी बहुत पसंद है भाई मेरे को, है ना। यही 2 3 हैबिट्स हैं, और कुछ है नहीं। WWE तो अब बिल्कुल ही देखना भी छोड़ दिया हुआ, पता नहीं कितने सालों से। ठीक है, अब तो बस पढ़ना ही पसंद है। सही कह रहे हैं आप। ठीक है, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चले फिर शुरू करें, शुरू करें। तुमने WWE की बात छेड़ ही दी है, तो मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूँ, सिर्फ 1 मिनट में। फिर उसके बाद क्लास शुरुआत करते हैं। एक रेसलर हुआ करता था WWE में, अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई उनकी, सुसाइड, जैसा कि लोग कहते हैं कि उन्होंने सुसाइड किया था। उसका नाम था क्रिस बेनवार, एंड आई लव दैट रेसलर। मुझे उसकी वाइब बड़ी अच्छी लगती थी। छोटा सा था, मतलब कि बहुत ज़्यादा हैवी फिगर नहीं थी, बहुत ज़्यादा मस्कुलर नहीं था एज कंपेयर टू द अदर रेसलर्स, बट ही वॉज ए वर्ल्ड चैंपियन एट दैट टाइम। ठीक है, शांत रहता था, चुप रहता था, बड़ी शानदार पर्सनैलिटी लगती थी उसकी। उसका एक मूव हुआ करता था, फिनिशिंग मूव। मैंने अपने छोटे भाई को सिखाया, नहीं सीखा ही हुआ था उसने। तो मैंने कहा कि तू ऐसा कर, मैं बेड पे लेटता हूँ, अब बिल्कुल सच बात बता रहा हूँ आपको। ठीक है, मैं बेड पे लेटता हूँ, तो वो मूव मुझे लगा, उसमें होता था गर्दन पकड़ के पीछे खींचनी होती थी, है ना। तो मैंने कहा कि मैं, जब तू प्रेशर अप्लाई करता रहियो, करता रहियो, करता रहियो, बढ़ाता रहियो, जब मेरे से नहीं सहन हो पाएगा तब मैं बोलूंगा। तब मैं बोलूंगा कि छोड़ दे, और उस समय छोड़ दियो। मेरे छोटे भाई ने बोला ठीक है। मैं कहा, दोनों भाइयों में मांडवली हो गई। मैं तो पंगा तो नहीं लेगा कोई, कह रहा नहीं लूंगा, क्योंकि बाद में पता है पिट जाएगा। तो उसने क्या किया, बेड पे लेटे हम, तो क्रिस बेनवार का उसने वो मूव यहाँ से लगाना शुरू किया, प्रेशर इंक्रीज करने लगा, करने लगा। मेरे को एक जगह जाके ना पेन होने लगा। ठीक है, तो मैंने बोला बोल देता हूँ इसे कि छोड़ दे। ठीक है, वो पेन इतना ज्यादा बढ़ गया विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, कि मेरे मुंह से आवाज, क्योंकि यहाँ पर ऐसे पीछे करते रहते, तो यहाँ से आवाज निकलनी ही बंद हो गई। ठीक है, तो मैं हाथ पैर छटछटाने लगा कि यार, मतलब कि शायद उसको वो समझ आ जाए। ठीक है, तो उसको लगा, छोटा था वो बेचारा, ठीक है, उसको लगा मजे आ रहे हैं, भाई मुंह से कुछ बोल तो रहा नहीं,
कि छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, और ऐसे हाथ पैर छटपटा रहा है, उसने और प्रेशर इंक्रीज करना शुरू कर दिया, और कर दिया और कर दिया और कर दिया। आई वॉज अबाउट टू फेंट, मतलब कि बेहोश ही होने वाला था। उसी टाइम मम्मी जो है वो कमरे में आ गए और मम्मी ने बोला, छोटे भाई बोला छोड़ दे, ठीक है, उसने छोड़ दिया। एंड आई वॉज अबाउट टू फेंट, है ना, मिस्टर अमित महाजन की जगह, या आई वुड से मास्टर अमित महाजन की जगह लेट मास्टर अमित महाजन हो जाता। माता श्री अगर 5 7 10 सेकंड और छोड़ जाते, लेट हो जाती तो बिल्कुल। बहुत शानदार दिन था। जी, खटाक काम ही हो जाना था बिल्कुल। उस दिन याद आ गया, आपने बोला WWE के बारे में, तो मगा भाई साहब, तो ऐसी हरकतें तुमने नहीं करनी है, तुम्हारा मास्टर करके देख चुका है। जब हम बहुत छोटे थे ना, तब WWE में एक वो वार्निंग आती थी, डोंट ट्राई दिस एट होम। उससे पहले हम तीनों भाई बहन आपस में लड़ाई करते थे और बिल्कुल WWE वाले मूव्स एक दूसरे के ऊपर लगाने की कोशिश करते थे। फिर वो वार्निंग आने लगी, डोंट ट्राई दिस एट होम। तो मैं बड़ा सीरियसली लेता हूँ ऐसी वार्निंग को। मैंने कहा भैया ये काम सारे घर पे नहीं करने। फिर हमने स्कूल में जाके ऐसे काम करने शुरू कर दिए। स्कूल में दोस्तों के साथ बेंच के ऊपर से कूद रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, ठीक है, सारी जानवरों वाली हरकतें, ठीक है। फिर WWE को शायद पता चल गया होगा, उन्होंने वार्निंग चेंज कर दी, उन्होंने लिखा डोंट ट्राई दिस एट होम और स्कूल, ठीक है। मैं यार ना घर पे ट्राई कर सकते ना स्कूल पे। फिर हम शाम को कहीं क्रिकेट खेलने जाते थे ग्राउंड में। मैं कहा ना तो ये घर है ना ये स्कूल है, भाई साहब यहां पे ट्राई करेंगे। वहां पर वो टंकी के लिए फुट स्टेप्स बने होते थे, वहां से ऊपर से कूदना है, एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, पता नहीं। फिर WWE को बता दिया होगा कि भाई साहब ये बेवकूफ बच्चे तो सुधर ही नहीं रहे। तब से लेके आज तक WWE की वार्निंग है, डोंट ट्राई दिस एनीवेयर। मैं कहा भाई साहब ये तो अब जिंदगी खेल ही खत्म कर दिया इन्होंने। अब एनीवेयर में तो सब कुछ आ जाता है, होम, स्कूल, प्लेग्राउंड वगैरह, है ना। कुछ जाने कह रहे हैं फेक है भैया, उस समय मोबाइल्स नहीं होते थे, नहीं तो ऐसी बेवकूफियां अपने रिकॉर्ड करके आपको जरूर दिखाई होती हमने। चलिए चलिए चलिए, करो फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। फिजिकल केमिस्ट्री चल रही है, ऑब्वियसली आपको पता होगा। चैप्टर का नाम है दैट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में एंड की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज रूल्स टू अटेंड द क्लास। प्लीज इनको फॉलो करिए, इनके फॉलो करने से ही सिलेक्शन होगा भैया जी। And yes, there is one big flaw in your preparation and its name is backlog. बैकलॉग जब आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? दैट इज नॉट टुडे। आज बैकलॉग नहीं होगा यार, किसी और दिन होगा, होगा नहीं होगा पता नहीं, बट डेफिनेटली आज बैकलॉग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आज क्या क्या करेंगे? लास्ट क्लास का रिवीजन करेंगे हम लोग, ऑस्मोसिस पढ़ेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर पे क्वेश्चंस करेंगे। सर कुछ क्वेश्चंस आपने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के भी दिए हुए थे, उनको भी आपने क्लास में सॉल्व करना है। एब्सोल्युटली राइट। टेस्ट नंबर 10 लेंगे जिसमें पहले 4 लेक्चर्स हैं सॉल्यूशन के, याद आ गया मेरे को। होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस लेंगे और होमवर्क मॉड्यूल से भी देंगे आपको, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास। सो लास्ट क्लास में हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसका नाम क्या था? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सर कैसे होता था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? जैसे ही सॉल्वेंट के अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज, जिसके कारण फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को कैसे लिखते थे? आई से, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सर फॉर्मूला क्या था डेल्टा टी एफ का? दैट इज के एफ एम। सर के एफ क्या है? दैट इज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसका एक और नाम भी था, दैट इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। सर इसको डिफाइन कर दीजिए। अगर मोलालिटी को क्या रखा है? 1, तो के एफ किसके बराबर होगा? दैट इज डेल्टा टी एफ के बराबर होगा। सर के एफ डिपेंड किसके ऊपर करता है? ये सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है। सॉल्वेंट चेंज कर दोगे तो के एफ भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। सर के एफ का फॉर्मूला क्या था? दैट इज आर टी नॉट स्क्वायर
बाय 1000 एल फ्यूजन, ठीक है। आर आपको पता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टी नॉट आपको पता है दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, एल फ्यूजन है दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। 1 ग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट चाहिए होगी उसे क्या बोलेंगे आप, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की जगह क्या हम एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन लिख सकते हैं, बिल्कुल। कैसे लिख सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाय एमए दैट इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, वो ऊपर चला जाएगा। सर हमने एप्लीकेशंस पढ़ी थी कुछ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की, यस कौन कौन सी। सर पहला तो था ग्लाइकॉल को ऐड किया जाता है कार की बैटरी के अंदर ताकि उसके अंदर का पानी फ्रीज ना हो जाए, एब्सोल्युटली राइट। और क्या था सर, सॉल्ट को डाला जाता है स्नो के ऊपर ताकि वो जल्दी मेल्ट हो जाए। सर सॉल्ट को ही डाला जाता है आइस के अंदर ही ताकि उसका टेम्परेचर कम हो जाए और ज्यादा देर तक वो आइसक्रीम्स को ठंडा रख सके। सर एक और चीज आपने बताई थी यहां पे, डेल्टा टी एफ क्या है, टी नॉट माइनस टी एस के एफ, एम लिख रहा हूं, डब्ल्यू बी एम बी डब्ल्यू ए 1000। बेटा अगर ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है तो ये इनिशियल मास ऑफ सॉल्वेंट है, अगर ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है तो ये इनिशियल मास ऑफ वाटर है, वाटर मतलब सॉल्वेंट है। बट मान लीजिए ये वो टेम्परेचर है जहां पर आप सॉल्यूशन को ले गए हो। सर एग्जांपल, मान लो किसी का फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का -6, बट आपने उसका टेम्परेचर कर दिया -9 या -10 या -11 या -15 -12, ठीक है। तब ये क्या होगा, उतना मास वाटर का जो कि आइस में कन्वर्ट नहीं हुआ है, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। एमआर सर कुछ बोले हैं कि आप नीड दोगे, अरे भाई ने बोला है तो दे देंगे यार, ऐसे कौन सी बड़ी बात है यार। बट मुझे पता नहीं, अभी आज बात नहीं हुई, आज मिलेंगे उनसे, फिर मैं पूछूंगा कि भाई ने क्यों बोला है ये, ठीक है। अगर वो कहेंगे तो दे देंगे यार। दोनों भाई मिला के मुझे लग रहा है डॉक्टर तो बन ही जाएंगे दोनों भाई मिला के एक डॉक्टर तो बन ही जाएंगे भैया, तुम्हारी आधी आधी सीट तो खा ही लेंगे हम, ठीक है। अच्छा ऐसा बोला क्या उन्होंने, अच्छा आप भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो ऐसा बोला, नहीं ये बात तो सच नहीं है, बट ये जरूर हो सकता है उन्होंने बोला है कि नीट का पेपर दे दो तो दे देंगे, ऐसी कौन सी बड़ी बात है। और देखो ज्यादा बड़ी बात तो मैं बोलता नहीं, बट फिजिक्स में ठीक ठाक नंबर ले आऊंगा मैं। केमिस्ट्री के तो चलो पता ही है कि मेरे को आ ही जाएंगे, ठीक है, बट फिजिक्स में ठीक ठाक नंबर ले आऊंगा मैं। हाँ सही कह रहा हूं मैं तुम्हें। चलो आओ भाई करें, हो जाए शुरू। ओ गुरु हो जा शुरू, ठीक है। अच्छा आप फिजिक्स की क्लास अटेंड कर रहे हो इसका इस कारण हमें फिजिक्स आती है ठीक ठाक, हमारे सर जितनी नहीं आती है वो ठीक ठाक आती है अपने को। और बायो यो में उसके उसके बारे में कमेंट नहीं करूंगा मैं, फिजिक्स क्योंकि मुझे मेरा है कॉन्फिडेंस फिजिक्स में। हाँ एमआर सर जितनी तो नहीं क्योंकि वो तो बहुत विद्वान है इस मामले में, बट हाँ ठीक ठाक आती है फिजिक्स। 20-25 साल हो गए हैं जंग लगे हुए, बट आज भी मुझे पता है इतना कॉन्फिडेंस है कि एमआर सर जैसा टीचर हो तो जबरदस्त स्कोर कर लूंगा भाई मैं, ठीक है। करें शुरू करें, आओ मैं भी पढ़ता हूं आप भी पढ़िए क्वेश्चन। 2 सॉल्यूशन है ए और बी, ठीक है। डिसॉल्व्ड बाय प्रिपेयरिंग 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट एक्स एंड वाई। अच्छा 2 अलग अलग सॉल्यूशन बनाए हैं, एक सॉल्यूशन का नाम ए है दूसरे का बी है। इसके अंदर ए वाले के अंदर 1 ग्राम एक्स सॉल्यूट डाला है, बी वाले के अंदर 1 ग्राम वाई सॉल्यूट डाला है। दोनों का सॉल्वेंट का मास भी सेम है, सॉल्वेंट का मास भी सेम है, डब्ल्यू ए भी सेम है। रेशो ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ ए सॉल्यूशन का डेल्टा टी एफ बी सॉल्यूशन की रेशो 1:4 दे रखी है। मोलर मास की रेशो पूछी गई है। सर दोनों को डिवाइड करेंगे, ए के डेल्टा टी एफ को दूसरे के बी के डेल्टा टी एफ से, पहले तो के एफ कैंसल आउट हो जाएगा। सर क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट सेम है दैट इज वाटर। सर फिर डब्ल्यू भी कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों में मास सेम डाला है सॉल्यूट का। सर डब्ल्यू ए भी कैंसल आउट हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट भी सेम है, ठीक है। सर बचा गया सिर्फ मोलर मास की रेशियो आ गई, एक्स का मोलर मास नीचे आएगा, वाई का मोलर मास ऊपर आएगा, ठीक है।
y का ऊपर x का नीचे, वो आ गया 1/4। बट हमें तो एक्स वाई की रेशो निकालनी है, x बाय वाई, दैट इज 4:1 आ जाएगी। 4:1, 4:1, क्या यही है? 4:1 यही है। ये 4 होता तो ये 1 होता, ये 4 होता तो लो, थिंक विदाउट इंक से क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। बट अगर कोई कहेगा नहीं सर पेन उठाओ, तो आओ उठाते हैं ना। एक सॉल्यूशन ए है, एक बी है। इसमें सॉल्यूट का मास 1 ग्राम है, इधर भी सॉल्यूट का मास 1 ग्राम है। इधर मोलर मास एक्स का और वाई का ये रेशो निकालनी है। सॉल्वेंट इधर भी 1 kg है, इधर भी 1 kg है। आओ डेल्टा टीएफ की रेशो निकाल लो, ए का सॉल्यूशन का और डेल्टा टीएफ बी सॉल्यूशन का। ऊपर भी के एफ, नीचे भी के एफ। सर किसका? बेटा सॉल्वेंट दोनों में सेम है तो ये सेम ही होना है। पहले इसकी मोलालिटी लिख रहा हूं, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास, डब्ल्यू ए। और अब इसकी लिख रहा हूं, अब इसकी लिख रहा हूं, इसकी मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, वो ऊपर चला जाएगा और यहां पर ये डब्ल्यू ए। सर ये कैंसल आउट हो जाना है 1 kg, ये कैंसल आउट हो जाना है 1 kg, आ गया 1:4। यही था, यही था, यही था। क्या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है? अगिन पूछ रहा है रितिका कहां हो? रितिका कहां हो बेटा? देखो सिर्फ तुम्हारे लिए आया वो, तुम्हें हैप्पी डॉक्टर्स डे विश करने। खुद तो उसकी हरकतें कंपाउंडरों से भी बेहतर है बेटा। नो ऑफेंस टू एनी कंपाउंडर, वो भी बहुत बढ़िया काम करते हैं, बट अगिन नहीं। आइए, एम्स 2016 का क्वेश्चन है। एक सॉल्यूशन बनाया गया है जिसमें 1.8 ग्राम ऑफ कंपाउंड, कोई कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी दे रखा है, डिसॉल्व्ड इन 40 ग्राम ऑफ वाटर। WB ये रहा, WA ये रहा, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट ये रहा। आपसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा हुआ है, जबरदस्त क्वेश्चन है। दो अलग अलग चैप्टर को मिला के क्वेश्चन बनाया गया है। चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री एंड दैट इज सॉल्यूशन। ठीक है, क्या आपको पता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा यही होता था, इंपेरिकल फॉर्मूला इंटू एक्स। इंपेरिकल फॉर्मूला दे रखा है। सर एक्स कैसे निकालते थे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास और इंपेरिकल फॉर्मूला का मास। सर इंपेरिकल फॉर्मूला का मास निकाल लेंगे, ये नहीं पता, बस फिर एम भी निकाल लो, एम भी निकाल लो, एम भी आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड कर देना, एक्स आ जाएगा, एक्स आ जाएगा तो उसको इंपेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर देना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है? बेसिकली एम बी निकालना है। सर क्या डेल्टा टी एफ पता है? यस, टी नॉट माइनस टी एस, दिस इज 0। सर आप हमेशा इतनी मशक्कत क्यों करते हो? मेरे को एक बात बताओ, इतनी मशक्कत क्यों करते हो? मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूं ना। मैंने कहा क्या? जब भी सॉल्वेंट वाटर हो, क्या बोला? जब भी सॉल्वेंट वाटर हो, जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होगा उसका ये नेगेटिव साइन हटा देना, डेल्टा टीएफ आ जाएगा। रिपीट कर दूं, रिपीट कर दूं। जब भी सॉल्वेंट वाटर हो, जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होगा उसका ये नेगेटिव साइन हटा देना, डेल्टा टीएफ आ जाएगा। अच्छा अच्छा, अगली बार से मैं इतनी मेहनत नहीं करूंगा। बहुत बढ़िया बेटा। डेल्टा टीएफ किसके बराबर होता है? के एफ इंटू एम। हमें एम भी निकालना, पता ना, 1.86। मोलालिटी कैसे लिखेंगे? ऊपर WB, ऊपर WB, WB ये रहा, नीचे MB, सर वो निकालना है। फिर WA, 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 WA कहां है? WA, WA वो रहा 40 ग्राम ऑफ वाटर, यहां 1000। सर इसकी वैल्यू 0.465 है। MB इधर ले आओ, ये इधर आ जाएगा, 1.86 इंटू 1.8 इंटू 1000, और ये कितना है? 0.465 इंटू 40। क्या इसे हम सॉल्व कर सकते हैं? सर बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले तो डेसिमल हटाओ, ये हटाऊंगा 1 2 3, और ये हटाऊंगा तो 3 डेसिमल हट जाएंगे। सर ये कैंसल आउट हो गए। फिर उसके बाद ये भी हट जाएगा, बहुत बढ़िया।
4 के टेबल पे ये 25 पे चला जाएगा, बहुत बढ़िया। 1.8 नहीं 186 को 18 से और 25 से, 18 से और 25 से, क्या आपको पता है 25 को 18 से करूंगा तो 450 आ जाएगा, 450 को 186 से 450 आ जाएगा। अरे बड़ा आसान हो गया यार, ध्यान सुनना ध्यान से। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 450 आ गया। अगर मैं इसे 450 मान लूं, है नहीं ये 450 मान गया, बट अगर मैं इसे 450 मान लूं, इसे 450 मान लूं, 4 कैंसल आउट हो गए, बच गया 186। बट क्योंकि ये 450 से थोड़ा बड़ा है तो आंसर भी 186 से थोड़ा छोटा होगा। डिनोमिनेटर थोड़ा 450 से बड़ा है तो आंसर जो है छोटा होगा, आंसर होगा 180 के आसपास, 180 के आसपास। अब देखो 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 देखो, जल्दी जल्दी बताओ एक्स कैसे निकालोगे। ये आ गया 180। इंपेरिकल फॉर्मूला का मास क्या होगा, एक कार्बन का 12, 2 हाइड्रोजन का 2, एक ऑक्सीजन का 16। सर 30 आ गया, 30। क्या ये 6 आ गया? यस। क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही हो गया, C6H12O6, ये 180 आ गया। देख रहे हो इतनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को हमने आसान तरीके से कैसे कर लिया। यही है C6H12O6। डी 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 डी, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। सारे क्वेश्चन आप लिख के जरूर लाए होंगे, मुझे इतनी उम्मीद जरूर है कि हमारे भावी डॉक्टर्स इतनी मेहनत तो देखो कर रहे होंगे कि क्वेश्चन जरूर लिख के लाए होंगे यार, है ना। मिनिमम बात कर रहा हूं मैं आपसे, मिनिमम। इससे छोटी बात बताओ क्या होगी। एक मोटर व्हीकल है, रेडिएटर, ठीक है, उसमें डाला गया 8 लीटर वाटर, ठीक है, पानी जो कि सॉल्वेंट है कितना है 8 लीटर, मतलब 8000 ml। क्या उसको 8000 ग्राम लिख सकते हैं? सर आप 20 बार रिपीट कर चुके हो, वाटर की जब भी वॉल्यूम नहीं गिवन होगी, सॉरी डेंसिटी नहीं गिवन होगी, वो 1 ग्राम पर ml होगी, तो 8000 ml को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8000 ग्राम आ जाएगा। टू विच 2 लीटर ऑफ मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल ये होता है CH3OH, उसकी वॉल्यूम दे रखी है मिथाइल अल्कोहल जो कि सॉल्यूट है, कितनी है वॉल्यूम उसकी, 2 लीटर है ना, 2 लीटर का मतलब 2000 ml, और उसकी डेंसिटी भी दे रखी है मिथाइल अल्कोहल की 0.8 ग्राम पर ml। सर मास आ गया हमारे पास सॉल्यूट का, मिथाइल अल्कोहल का, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 1600 ग्राम आ गया, ठीक है। वर एडेड। What is the lowest temperature at which the vehicle can be parked outdoors without a danger that water in radiator will freeze? अच्छा, आप MBBS MD करके आपके मन को भाया, आपने सोचा अमेरिका में जाके कहीं सेटल हो जाते हैं। ओके ओके ओके, आप अमेरिका में अपने घर के अंदर चिल कर रहे हैं, चिल, है ना, एंड बाहर आपकी कार जो है वो लगी हुई है ना, कौन सी वाली, कोई बढ़िया सी रख लो यार, है ना, मुझे तो नाम भी नहीं पता अच्छी अच्छी कारों की, वही रख लेते हैं जो अपने भाई के पास है। BMW है ना भाई के पास, हाँ BMW है ना। मुझे ज्यादा कार्स के बारे में नॉलेज है नहीं, तो जो मेरे दिमाग में आया मैं वो मैंने लिख दिया। और आपकी भाग्यवान, ओहो अच्छा लग रहा, अच्छा लग रहा है ना। देख लड़के कैसे हंस रहे होंगे, लड़कियों का मुझे पता नहीं, लड़कों के दांत इतने निकल रहे होंगे। ये टीचर बेस्ट है, बेस्ट टीचर का अवार्ड देना चाहिए इसको, बेस्ट टीचर का। आपकी भाग्यवान आपसे कह रही है, ठीक है, अजी सुनते हो, वो जो कार लगी हुई है ना बाहर, उसको गैराज में लगा दो। क्यों? वो बाहर ना बर्फ पड़नी शुरू हो गई है, फिर पता है आपकी कार जो है वो स्टार्ट नहीं होगी, पानी उसके अंदर जो है फ्रीज हो जाएगा, है ना, तो अंदर लगा दो। अब आपने सारी कैलकुलेशन कर रखी है यार, हमसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ के गए हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है मैंने इतना मिथाइल अल्कोहल डाल रखा है, इथाइलिन ग्लाइकोल की जगह मिथाइल अल्कोहल डाल रखा है कि वो तब तक फ्रीज नहीं होगी जब तक कि -10 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर ना चला जाए। और बाहर का टेंपरेचर अभी है कितना, -5। आपको टेंशन ही नहीं, टेंशन नहीं, ठीक है। और बर्फ पड़ने लगी, टेंपरेचर चला गया -6, ठीक है। फिर वो जो अजी सुनते हो की जगह बोलिए, यार तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या कुछ,
मैं बोल रही हूं कि बाहर गाड़ी लगी हुई है, तुम उसे गैराज में लगा दो, ठीक है, बाहर का टेम्परेचर और कम हो गया, तुमने कैलकुलेशन कर रखी भाई -10 तक मैं सेफ हूं, ठीक है। फिर हो गया -9, फिर वो यार से कह रही है यार तेरे में दिमाग में कुछ नहीं है क्या, है? मैं कब से कह रही हूं कि कार अंदर लगा के चला जा, ठीक है, और बाहर जो है गाड़ी अगर वहां पे पानी फ्रीज हो गया तो धक्का मारना पड़ेगा, मुझे बाहर जाना पड़ेगा, चल गाड़ी बाहर लगा के। आप फिर भी ढीठ हो बेटा, ढीठ है ना, आपने वो टैटू करा रखा है छाती में, है ना, यस ढीठ वाला, यस। और बाहर का टेम्परेचर चला गया -11, ठीक है। तब आपको पता ओ -11 होगा, गाड़ी के अंदर जो कार रेडिएटर है उसके अंदर पानी फ्रीज हो गया होगा। अब भागते भागते बाहर जाते हो, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती, गाड़ी स्टार्ट, तब तुम्हें आवाज लगाते हैं भाग्यवान, जरा आना पीछे से धक्का लगाना जरा गाड़ी को। वो बाहर आके गाड़ी को धक्का लगा के गराज में तो डाल देती है। फिर उसके बाद कहते हैं कुत्ते तुझे कुछ समझ नहीं आता ना, इतनी देर से मैं बोल रही थी, इतनी देर से मैं बोल रही थी कि तुझे कुछ समझ नहीं आता ना, कि गाड़ी अंदर लगाया, अंदर लगा दे, अंदर लगा दे, ठीक है। तू वहां बैठ के टीवी के सामने बैठ के वीडियो गेम खेल रहा है, रहे इंडिया से अमेरिका आ गया, रहेगा तो कुत्ते का कुत्ता ही, है ना, ऐसा बोलेगी, वो बोलेगी। अब लड़कों के मुंह उतर चुके हैं, अब लड़कियां खुश हो रही हैं, यस हम ही है वो, हम ही है वो, हम ही है वे जो लास्ट में हमने बोला है सर, हाँ यस। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। तो बस वो टेम्परेचर बताइए, वो लोएस्ट टेम्परेचर बताइए जहां तक गाड़ी बाहर पड़ी रहे और आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, टेंशन नहीं होनी चाहिए, यानी कि गाड़ी का पानी जो फ्रीजिंग होना, सर टीएस पूछा गया है, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो निकाल लेंगे भाई, ये वही टेम्परेचर है जब तक गाड़ी का पानी फ्रीज नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, है ना। लड़के सोच रहे होंगे टॉपिक की शुरुआत कितने अच्छे तरीके से हुई थी, एंड में आते आते सर आपने अच्छा नहीं किया। मैं तो आपको दिल से बेस्ट टीचर मानता था, मानता हूं, बट मेरे यहां दर्द हो रहा है सर, यहां, है ना। ये स्पेशली बोला गया है, ये उसी लड़के से जो भी थोड़ी देर पहले लड़की नहीं ढूंढ रहा था, ये उसी लड़के के लिए, बाकी लड़के बुरा ना माने यार। चलिए चलिए चलिए, आपको ये निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, उसके लिए डेल्टा टीएफ निकालना पड़ेगा। केएफ की वैल्यू बताओ सर 1.86, डब्ल्यू भी बताओ सर 1600 ग्राम, एम भी बताओ 32, आपको कैसे पता, अरे निकाल के देख ले यार, इसका मोलर मास, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4, 4 हाइड्रोजन का 4, और इसका 32 से आया ना, हाँ 32 से आया। डब्ल्यू 8000 ग्राम, ओ भैंस की आंख, और ये 1000। चलिए सॉल्व करिए जल्दी जल्दी, 3 0 3 0 गए, 32 के 50 पे जाएगा, ये हट जाएगा तो 100 आ जाएगा, ये 2 आ गया, ये कितना आता है यार 93, 93 को 8 से डिवाइड करियो यार, कितनी बड़ी कैलकुलेशन थी, आसान हो गई। 93 को 8 से 1, फिर 13 बच जाएगा 1, फिर 5 और 0, 8 6 11.6 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टीएफ इतना आया है तो टीएस यही होगा -11.6 डिग्री सेल्सियस। ये वो टेम्परेचर है जब तक आपको टेंशन लेने की कोनो जरूरत नहीं है। बाहर का टेम्परेचर जब तक -11.6 नहीं चला जाता तब तक गाड़ी के अंदर पानी फ्रीज नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं हो सकता। ठीक है भाई, करें आगे बढ़े, आओ। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप लास्ट क्लास रिवाइज करके आए हैं तो एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर 62 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल डाला गया है 250 ग्राम ऑफ वाटर में। ये मास ऑफ सॉल्यूट है, ये मास ऑफ सॉल्वेंट है।
इज कूल्ड टू -10 डिग्री सेल्सियस। कहीं पर ये नहीं लिखा हुआ मैं ही हूं वो डार्क, यस, कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि ये जो कूल किया गया है टेम्परेचर ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। ये वो टेम्परेचर है जहां पर आप सॉल्यूशन को लेकर गए हो, जहां पर आप सॉल्यूशन को लेके गए हो, ठीक है। केएफ भी दे रखा है, अमाउंट ऑफ वाटर सेपरेटेड एज आइस, टोटल अमाउंट जो आपने पानी का लिया है उसमें से कितना आइस में कन्वर्ट हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है। तो आइए सर, WB 62 है, MB, अबे इसका निकालना आता है, ये मत कर देना, बस मोलर मास नहीं निकालना आता। 16 और 3 कितने होते हैं? 19, 19 और 12 31, 31 62 ही होता है। अरे वाह। WA 250 ग्राम है। ये टोटल वाटर आपने लिया है, इसमें से कुछ आइस में कन्वर्ट हो गया होगा, कुछ लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा, कुछ लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। क्या? TS फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, ये वो टेम्परेचर है जहां पर आप सॉल्यूशन को लेके गए हो। अगर ये -10 है तो क्या डेल्टा TF 10 ही आएगा? हाँ सर, 0 में से माइनस करूंगा, -10। क्या याद आया? डेल्टा TF इक्वल टू KFM लगा रहा हूं। डेल्टा TF ये रहा, KF ये रहा, WB ये रहा, MB ये रहा। WA नहीं लिखूंगा, WA डैश लिखूंगा, WA नहीं लिखूंगा, WA डैश लिखूंगा। ये वो मास होगा वाटर का जो अभी तक आइस में कन्वर्ट नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है ना। into 1000। सर जी, जे गया, जे गया, जे गया, जे गया। सर WA डैश आ गया 186 ग्राम। ये वो मास है वाटर का जो अभी आइस में कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो कितना आइस में कन्वर्ट हुआ है? कितना आइस में कन्वर्ट हुआ है? लिया था 250 ग्राम ऑफ वाटर, उसमें से लिक्विड फॉर्म में कितना है? 186। तो आइस में कितना कन्वर्ट हो गया सर? 64, 64, 64। ये रहा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। सर केजी में है, कौन केजी में है भैया जी? ग्राम में है भाई, ग्राम। कौन केजी में? ये ग्राम में रखा था, इसको 1000 से डिवाइड किया हुआ केजी में कन्वर्ट करने के लिए। है तो ग्राम में ही, 1000 से डिवाइड करने के बाद केजी में है। ठीक है जी। आओ अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। कुछ जाने का नहीं सर, पोल दे दो, पोल लीजिए, पोल बेबी पोल। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB जब मोलालिटी 1 है तो 2 केल्विन है। अच्छा, डेल्टा TB 2 केल्विन है जब मोलालिटी 1 है, ठीक है। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन द सेम सॉल्वेंट इज 2 केल्विन। अच्छा, डेल्टा TF भी 2 केल्विन है बट मोलालिटी 2 है। आपसे KB बाई KF पूछा हुआ है, सर दोनों को डिवाइड कर दो। डेल्टा TB अपॉन डेल्टा TF, 2 केल्विन डिवाइडेड बाई 2 केल्विन 1 हो गया, इज इक्वल टू KBM डिवाइडेड बाई KFM। M पहले कितना था? 1, बाद में कितना था? 2। तो KB बाई KF कितना आ जाएगा? 2:1, 2:1, 2:1, 2:1। यही है, यही आंसर और यही है। थिंक विदाउट इंक से तो कर दिया मैंने। अब आप कहते हो, अब आप कहते हो तो मैं इससे भी कर देता हूं। ये भी 2 केल्विन है, ये भी 2 केल्विन है। KB बाई KF की रेशो पूछी हुई है। पहले मोलालिटी 1 थी, अब मोलालिटी 2 है। आ गया KB बाई KF इज इक्वल टू 2:1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो KB इज इक्वल टू 2KF। बट क्वेश्चन करिए थिंक विदाउट इंक से, है ना, कोशिश करिए। %78%। परदीन है अलिक, अबूजार, आकाश, हेमंत, सौरभ, सोनी, अंकन, अमे और जावेद। बहुत बढ़िया जी, क्योंकि ये बच्चे क्वेश्चन पहले ही घर से करके लाए होंगे, बस अब आंसर बता रहे हैं।
ये क्वेश्चन गलती से आ गया यहां पे। अच्छा नहीं, वो दूसरा था, ये दूसरा है। ये क्वेश्चन हो चुका है क्या? यस और नो में रिप्लाई करो, यस और नो में रिप्लाई करो। क्या ये क्वेश्चन हो चुका है? यस और नो। मुझे नहीं पता, मैं पूछ रहा हूं, मुझे नहीं पता है, मैं पूछ रहा हूं। वो शायद कोई और क्वेश्चन था ऐसा ही, बट वो कोई और था। नहीं ना? हाँ नहीं, कोई बात नहीं, करा देते, आइए। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 4% सॉल्यूशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 12% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वाई। एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट एक्स है, दूसरा है जिसमें वाई है। 4% एक्वस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट 12% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वाई के इक्वल होगा। दोनों के फ्रीजिंग पॉइंट सेम है तो डेल्टा टी एफ भी सेम होंगे, डेल्टा टी एफ भी सेम होंगे, क्योंकि सॉल्वेंट सेम है, सॉल्वेंट सेम है। मोलर मास एक्स का ए है तो मोलर मास वाई का बताना है, वाई का बताना है। रखो भाई इधर के एफ एम, एम क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास। डब्ल्यू ए कितना होगा? सर इस लाइन का मतलब क्या है? 4 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 4 ग्राम सॉल्यूट है तो सॉल्वेंट कितना होगा? सर 4 माइनस कर दो, 96 आ जाएगा। इधर भी के एफ और इसका एम। सर 12% का मतलब क्या है? 12 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो 12 ग्राम सॉल्यूट है, मोलर मास इसका निकालना है। सॉल्वेंट कितना होगा? 100 ग्राम सॉल्यूशन में 12 ग्राम सॉल्यूट है तो सॉल्वेंट कितना होगा? 100 में से 12 माइनस करो, सर 88। सर जो मोलर मास है एक्स का वो ए है, ए क्या है? ए, तो यहां पर आप ए रख सकते हो। क्या के एफ से के एफ कैंसल आउट हो जाएगा? यस सर, सॉल्वेंट दोनों में सेम है। 1000 से 1000 कैंसल आउट हो जाएगा, यस सर। 4 के टेबल में 96 मतलब 24 पे जाएगा। 12 टू सा कितना होता है? 24 होता है। ये एम वाई किसके बराबर आ जाएगा? कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी पाजी आपने? मेरे को लग रहा है थोड़ी थोड़ी कर दी है, ओ थोड़ी थोड़ी कर दी है ना। यहां तक सही था, यहां तक सही था यार, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे निकालना एम वाई, एम वाई इधर आ जाएगा। 24 इंटू 12 इंटू ए डिवाइडेड बाई 88। ठीक है जी, ठीक है, अब सही है, अब सही है, अब सही। 24 12 के टेबल पे जा सकता है? नहीं जा सकता, 12 7 से 84 होता है, तो 24 को 7 से डिवाइड करूंगा तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। ये रहा भाई आंसर, ले उठाओ भैया उठाओ। अगर मैं इसे 84 मान लूं, अगर मैं इसे 84 मान लूं तो ऐसे 96 मान लेता हूं, चल 96 मान लेता हूं। अगर मैं इसे 96 मान लूं तो सीधा 8 के टेबल पे जाएगा और 24 डिवाइडेड बाई 8 3a आ जाएगा। बट ये 96 से छोटा है, डिनोमिनेटर छोटा होगा तो थोड़ा सा बड़ा होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा आंसर। 3 से थोड़ा बड़ा, तो मैंने 3 ही लिख लिया। सर 4a नहीं हो सकता? नहीं 4 नहीं हो सकता, 3 से थोड़ा बड़ा होगा, 3 पॉइंट समथिंग, 3.1 3.2 3.4 ऐसा करके कुछ होगा। तो आंसर अप्रॉक्सीमेटली 3a। कैलकुलेशन करनी, फास्ट करनी सीखिए, उसके लिए जितनी मैथमेटिकल ट्रिक्स बता दी गई हैं वो सफिशिएंट है। और मैं अप्रॉक्सीमेशन ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन में सिखा रहा हूं। मैं दोबारा बता दूं मैंने कैसे किया। अगर ये 96 होता तो 12 8 जा 96 आ जाता, ठीक है। 24 डिवाइडेड बाई 8 हो जाता, 24 डिवाइडेड बाई 8 3 आ जाता, 3a आंसर हो जाता, ठीक है। सर ये 96 से थोड़ा छोटा है, डिनोमिनेटर छोटा होता है तो आंसर 3 से थोड़ा बड़ा होगा, पता नहीं 3.1 आएगा 3.2 आएगा, हमें तो इंटीजर ही लिखना है तो मैंने 3a लिख दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ओ पाजी जेई एडवांस का क्वेश्चन है ना। सर 12 को 11 मान ले, अच्छा ऐसा करके देख ले। ये कह रहा है 12 को 11 मान लो, 8, हाँ तब भी आंसर 3 आना है, सही है ना। आंसर तब भी 3 से थोड़ा सा बड़ा आना है, ठीक है। यही आएगा भाई, यही आएगा, यही आएगा, ठीक है। बट आपका सोचने का नजरिया दैट इज मतलब क्या मजेदार है यार, मेरे से भी आगे निकल रहे हो तुम लोग, तो क्या ही बात है ना। लो भाई लोग, ठीक है, छोटा छोटा लिखा हुआ है इसमें,
मैं फिर भी आपको बता देता हूं क्या लिखा हुआ है। ये यहां पर ये लिखा हुआ है वाटर, और जे लिखा हुआ है वाटर प्लस इथेनॉल। सर ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूशन है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सॉल्वेंट सॉल्यूशन, सॉल्वेंट सॉल्यूशन, सॉल्वेंट सॉल्यूशन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं आराम से। प्योर वाटर फ्रीजेज एट 273 केल्विन। फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का 273 केल्विन एंड 1 बार, ठीक है। 34.5 ग्राम ऑफ इथेनॉल टू 500 ग्राम ऑफ वाटर। अच्छा, इथेनॉल जो कि हमारा सॉल्यूट है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है C2H5OH। कितना डाला है? 34.5 ग्राम। कितने में डाला है? कितने में? 500 ग्राम ऑफ वाटर। फ्रीज, अच्छा फ्रीजिंग पॉइंट चेंजेस द फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का चेंज हो जाएगा, हाँ नॉन वोलेटाइल डालेंगे तो। यूज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट एट 2 केल्विन। अच्छा, KF जो है वो 2 केल्विन मानना है पर मोलर। फिगर शोज बिलो, द फिगर शोन बिलो रिप्रेजेंट्स द वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर का ग्राफ, ठीक है। किस फिगर में वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ बिल्कुल सही दे रखा है? सर डेल्टा TF निकाल लेते हैं। यहां पर डेल्टा TF 3 केल्विन है, यहां पर भी 3 केल्विन है, यहां पर भी 2 केल्विन है, और यहां पर भी 2 केल्विन है। तो पहले डेल्टा TF निकाल लेते हैं, कम से कम 2 ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो जाएंगी। तो डेल्टा TF कैसे निकालेंगे? सर MB भी दे रखा है 46 ग्राम। डेल्टा TF कैसे निकालेंगे? KF इंटू M क्या होता है? WB ऊपर आएगा 34.5, नीचे MB, WA ये रहा 500 ग्राम में है तो ऊपर 1000 आएगा। 2 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 23 पे। 23 के टेबल में ये सीधा 1.5 पे जाएगा। करके देख लेना, चाहे करके देख लेना। 15 पे जाता है ये सीधा। 12 15 या 45 और 20 15 300, हाँ 345 बिल्कुल सही है जी। 1.5 पे जाएगा। 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 केल्विन आएगा। 3 केल्विन। जब डेल्टा TF 3 केल्विन है तो आंसर या तो ये होगा या ये होगा। आंसर ये दोनों तो नहीं हो सकते, क्योंकि यहां पर डेल्टा TF 273 माइनस 271 2 आया, 2 आया। यहां पर डेल्टा TF 3 है, तो आंसर इन दोनों में से है, ठीक है सर। अब इन दोनों में से कौन सा आंसर है? सर हमने ग्राफ पढ़ा है, कॉपी रिवाइज करके आए हैं। सॉल्वेंट ऊपर होता था, सॉल्यूशन नीचे होता था, ऐसा ही ग्राफ होता था। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सी 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 सी, है ना। बढ़िया मजेदार क्वेश्चन है। और कोई छूट तो नहीं रहा भाई साहब? कोई ये तो नहीं कह सकता कि नीट के PY क्यों नहीं कराए हमें, AIPMT के नहीं कराए, एम्स के नहीं कराए, NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन नहीं कराए, और JEE एडवांस तक का करा दिया पाजी? कुछ रह तो नहीं रहा भाई साहब? आओ सर जी NCERT क्वेश्चन करा दो। NCERT, अबे NCERT का ही है क्वेश्चन यार, NCERT का ही है। ला ऑल डन सर, ऑल डन। एक जना कह रहा है डाउट देखिए। अरे आइए, अमिता मैम आपकी डाउट चेक करेंगी। हाँ ये मेरे बच्चों को डाउट आ गया, ओहो आज करके नहीं आए होंगे ना। सर फ्रीजिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सेम होता है क्या इस क्वेश्चन में? अरे साक्षी, मैं अग्नि को साक्षी मान के बोल रहा हूं। मैंने थोड़ी देर पहले ही ये समझाया था। मैं तुम्हें बताता हूं साक्षी, मैं बताएगा, बट तेरे को समझ आएगा कि नहीं आएगा मैं उसके बारे में नहीं कुछ कह सकता, बट मैं बताएगा। थोड़ी देर पहले नहीं बोली थी यहां पर लाइन, मैंने 2 बार रिपीट करी थी। जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है उसमें से नेगेटिव साइन हटा दो, वाटर सॉल्वेंट है तो वही डेल्टा TF होता है। साक्षी मैंने यहां पर वही यूज किया है। इसमें सॉल्वेंट सेम है ना, तो KF एंड KB सेम रहेगा। दुख, ये दुख क्यों नहीं खत्म होता बे? ये दुख क्यों नहीं खत्म होता? प्रथम, प्रथम हमें फर्स्ट आना है। नाम प्रथम है तो हमें प्रथम ही आना है, टॉप से नहीं तो बॉटम से ही आ जाए। ऐसी हरकतें नहीं करनी। प्रथम, प्रथम प्लीज।
तुम्हें लग रहा होगा मैं मजाक कर रहा हूं, है ना, मैं हंसा रहा हूं, नहीं नहीं, ये 19 नवंबर 2023 को जो दुख के आंसू निकले थे ये बिल्कुल वैसे ही है भाई, ऐसे नहीं यार, ऐसे नहीं प्रथम। ठीक है, हंसी मजाक भी होना चाहिए क्लास में, कोई छोटी मोटी चीज ना समझ आए वो भी चलता है, बट ये नहीं, ये छोटी नहीं है, बहुत मोटी है ये। केबी और केएफ कैसे सेम होगा? मुझे घर जाना है यार। सर क्या कह रही है? सर इशू सॉल्वेंट का टेम्परेचर नहीं आया, फिर भी कैसे हो गया? इशू सॉल्वेंट का टेम्परेचर नहीं आया फिर भी क्या कह रही हो साक्षी? दोबारा पढ़ लेते। साक्षी जी, सॉल्वेंट यहां पर वाटर है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, मैं जब नन्ना मुन्ना राही था मेरे को तब से पता है कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो तुम्हें भी पता होगा, तो बाबू मैंने वही रखा है। ठीक है, ऐसी हरकतें ना करें, चलिए कोई बात नहीं। मोल कॉन्सेप्ट का डीबीबी 10 का सॉल्यूशन दे दो, दे देंगे दे देंगे दे देंगे ना? इतना कुछ दे दिया, होमवर्क सॉल्यूशन दे दिए, इतनी सारे क्वेश्चंस हो गए, टेस्ट हो गए, एक छोटी सी चीज ना हो ना, इंसान उसी को लेके बैठ जाता है ना? सैल्यूट है भाई आपको। चलिए, एक है सर मुझे फिजिकल केमिस्ट्री बिल्कुल समझ नहीं आती, इसके लिए क्या करें, है ना? हाँ, तो उसके लिए अभी थोड़ी देर पहले आप जोलॉजी की क्लास में नहीं गए थे, समाप्ति मैम की क्लास में? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं कुछ भी पढ़ नहीं पाऊंगा, तो एग्जाम में कुछ भी नंबर नहीं आ पाएंगे। भैया ऐसा हर एक क्लास में करते हैं आप, हर एक क्लास में। एमआर सर, समाप्ति मैम, अमित महाजन सर, रुपेश चौधरी सर, किसी को छोड़ते नहीं आप? किसी को नहीं? किसी एक आध बंदे को तो छोड़ दिया करो यार, किसी एक आध बंदे को छोड़ दिया करो, है ना? आज समाप्ति मैम की मैम में भी यही, क्लास में भी यही हो रहा था, बेचारी मैम भी परेशान, हम भी परेशान, जिंदगी ऐसी ही कट रही है। आओ यार क्वेश्चन करते हैं आराम से, ठीक है? मैं आपको एक सिंपल बात बताऊं, है ना, थोड़ा सीरियसली बात करते हैं, तो चलो हंसी मजाक में कुछ भी बोल दिया, ठीक है? देखिए, कभी भी आपको डाउट आता है ना, जैसे कोई बच्चा, मुझे अच्छा लगता है जब कोई बच्चा, कोई आपने डाउट सेक्शन खोला, कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछ लिया कि सर ये कैसे आ गया 23 को 34 या कुछ इस तरह की बात, तो वो बच्चा देखिए ट्राई कर रहा है, एक आध पॉइंट उसे नहीं समझ आया, मेरा फर्ज बनता है वो बताना, ठीक है? जो बच्चा ऐसा कहता ना ये वाला क्वेश्चन दोबारा समझा दो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, भाई वो कुछ नहीं कर रहा, वो कुछ नहीं कर रहा ना, वो ट्राई कर रहा ना कुछ कर रहा, वो सिर्फ टाइम पास कर रहा है, तो लेट देम डू द टाइम पास। मैंने आपको बोला था इस साल लगभग जो संख्या होगी, लगभग बोल रहा हूं 22 से 25 लाख के आसपास होगी जो नीट का एग्जाम देंगे, ठीक है? नीट का एग्जाम देंगे, एंड आई कैन एश्योर यू विद माई एक्सपीरियंस, सिर्फ और सिर्फ इतने बच्चे हैं जो सीरियस हैं, इतने बच्चे अपेयर करेंगे, और इतने बच्चे हैं, ज्यादा ले लो, ज्यादा ले लो, है ना? तुम्हें लग रहा है शायद तुम इसमें नहीं आए, तो ये लो 2.5 से 3 लाख बच्चे जो सीरियस हैं, बाकी सब टाइम पास करने जाते हैं। नहीं सर ऐसा नहीं है, सर ऐसा नहीं है, भाई साहब मैं बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं, मेरा भी कुछ सुनो यार, हो गया होगा आपको कोई एक आध ड्रॉप हो गया होगा, बट मैं भी बता रहा हूं, कुछ मेरी भी वैल्यू रखो, मैं आपके ओपिनियन की वैल्यू करता हूं। इतने ही बच्चे हैं जो कंपीट कर रहे हैं, इनमें से इतने ही बच्चे हैं जो कंपीट कर रहे हैं, बाकी सब टाइम पास करने जाते हैं, मां बाप को बेवकूफ बनाते हैं कि हाँ हम तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। रियलिटी उनको भी पता है, ना वो तैयारी कर रहे हैं ना वो पढ़ाई कर रहे हैं, वो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है? चलिए, हाँ फॉर्म भरो आंदोलन है, बिल्कुल फॉर्म भरेंगे जी। वो माँ बाप को कहने के लिए होता है, मम्मी देखो इस साल शायद मेरा हो जाए, शायद मेरा ना हो, पता है उसे कि जब सारा साल पढ़ाई नहीं करी तो होना है नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, आराम से पढ़ते हैं, करते हैं। दो एलिमेंट हैं ए और बी, कंपाउंड बनाएंगे जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला AB2 और AB4 है। अच्छा, ए और बी ने मिलके एक कंपाउंड बनाया जिसका नाम AB2 है, एक बनाया जिसका नाम AB4 है। ओके, when dissolved in 20 ग्राम ऑफ बेंजीन 1 ग्राम ऑफ AB2 lowers the freezing point by 2.3 केल्विन, ठीक है? जब 20 ग्राम ऑफ बेंजीन में डाला, अच्छा इसका WB है 1 ग्राम और WA मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट बेंजीन है 20 ग्राम में,
तब फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हुआ, डेल्टा टी एफ ए बी टू वाले का कितना हुआ, कितना हुआ यार, कितना लिखा हुआ, 2.3 केल्विन, ठीक है सर। वेयर एज 1 ग्राम ऑफ AB4, अच्छा दूसरे में भी जो मास ऑफ सॉल्यूट है वो 1 ग्राम है, लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट। यहां पर जो फ्रीजिंग पॉइंट का लोअरिंग है वो कितनी है भाई, 1.3 केल्विन। अच्छा, इधर भी मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो सेम होगा, 20 ग्राम। डेटरमाइन द एटॉमिक मास ऑफ ए एंड बी, एटॉमिक मास निकालना है ए का और बी का। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट KF जो है वो 5.1 है। क्या अगर मुझे मोलर मास पता चल जाए, क्या मुझे मोलर मास पता चल जाए AB2 का और AB4 का, तो क्या मुझे एटॉमिक मास पता चल जाएंगे? बिल्कुल पता चल जाएंगे सर, बिल्कुल पता चल जाएंगे। लेट एटॉमिक मास ऑफ ए x ग्राम मान लेता हूं और बी का y ग्राम मान लेता हूं। तो आइए मैं दोनों के मोलर मास निकालता हूं। सर कर दो, डेल्टा TF ऊपर AB2 का, नीचे AB4 का। चाहूं तो थिंक विदाउट इंक से क्वेश्चन कर सकता हूं, काफी हद तक तो कर सकता हूं। डेल्टा TF इसका 2.3, इसका 1.3, दोनों को डिवाइड करूंगा तो 1.3 नहीं 2.3 डिवाइडेड बाय 1.3, 23/13 हो जाएगा। यहां पर KF कैंसल आउट हो जाना है क्योंकि सॉल्वेंट सेम है, WB कैंसल आउट हो जाना है क्योंकि सेम है, WAB कैंसल आउट हो जाना है क्योंकि सेम है, ठीक है। और बच क्या गया, 1000 से 1000 भी कैंसल आउट हो जाना है ताकि सेम है। तो बस फिर इधर मोलर मास AB2 का आ गया, देखो कितनी सारी चीजें बच गई, और इधर AB4 का आ गया। इधर वैल्यू कितनी थी, 23 और ये 13। मोलर मास AB4 का क्या यही होगा, x प्लस 4y। ए का कितना है x, और एक बी का y, तो 4 का x प्लस 4y, और ये x प्लस कितना है भाई, x प्लस 2y। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करके x और y का रिलेशन निकाल सकते हो? क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करके x और y का रिलेशन निकाल सकते हो? बहुत बढ़िया। अगर x और y का रिलेशन आ गया तो क्या आप इसमें जो भी वैल्यू आई थी, ठीक है, क्या इसमें वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हो आंसर? नहीं तो एक और तरीका बताऊं, एक तरीका तो ये हो गया, एक ये भी हो गया। ये 2.3 था, KF कितना दे रखा है 5.1, और WB1, MB निकालना है, WA 20, और यहां पर ये 1000। ले MB किसके बराबर आ गया, 51 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2.3, दैट इज 255 डिवाइडेड बाई 2.3। क्या MB जो है वो x प्लस 2y है? एक इक्वेशन यहां से आ गई। सिमिलरली AB4 के लिए भी कर ले, 1.3 5.1 MB डैश बोल देता हूं, 20,000 50 MB डैश 51 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 1.3। क्या ये x प्लस 4y आ गया, x प्लस 4y। क्या अब इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से x और y निकाल सकते हो? सिर्फ यस और नो में रिप्लाई करो। एक ये इक्वेशन आ गई है x प्लस 2y, एक ये इक्वेशन आ गई है x प्लस 4y। क्या आप यहां से x और y निकाल सकते हो? हाँ ना, यस और नो में सिर्फ रिप्लाई करिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। यस 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 यस। तो बस फिर इसको सॉल्व करके लाइएगा, ठीक है, मैंने यहां तक छोड़ दिया है, इसको सॉल्व करके लाइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं
अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक तो हमने ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ना है, बट उससे पहले पढ़ेंगे हम डिफ्यूजन। ठीक है जी, निकाल लेना एक्स और वाई यार, इतना तो कर ही सकते हो। टॉपिक है डिफ्यूजन। देखो डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? डिफ्यूजन का सिंपल मतलब होता है मिक्सिंग होना। क्या होना है? मिक्सिंग होना। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये पानी पानी रे, खारे पानी रे, इसमें क्या डाला आपने? कोई डाई डाली। डाई, ठीक है सर, वो मरने वाला डाई? अरे नहीं यार, कपड़ों पे लगने वाली डाई। ठीक है, पानी के अंदर आपने क्या डाली? डाई डाली। अगर आप इसको मिक्स करेंगे, वो कंप्लीटली क्या हो जाएगी? मिक्स हो जाएगी। ठीक है, इसको डिफ्यूजन बोलते हैं। जनरल टर्म्स में बात कर रहा हूं सर, ये तो होली में हमने देखा ही है, पानी होता है, पानी के अंदर रंग डालते हैं, है ना, बस। तो पानी के अंदर जो भी रंग डालते हैं, मिक्स करते हैं, मिक्स हो जाता है, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। ये लेमन टर्म्स में है कि इंटर मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, बट थोड़ा और डिटेल में जाएं, पढ़ें, समझें, तो वो देखिए क्या होगा उसमें। हम लेंगे एक कंटेनर, उस कंटेनर के अंदर, उस कंटेनर के अंदर हमने दो अलग अलग सॉल्यूशन रख दिए, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के। लेफ्ट हैंड साइड पे जो मैंने सॉल्यूशन रखा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 है, राइट हैंड साइड पे मैंने जो सॉल्यूशन रखा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन C2 है, वेयर C1 इज ग्रेटर देन C2। ये भी अगर NaCl है तो ये भी NaCl है, बट ये वाला वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू छोटी है। सर कैसे? मान लेते हैं ये 1 मोलर NaCl है, ये हाफ मोलर NaCl है, ये 1 मोलर NaCl, तो ये हाफ मोलर NaCl। ठीक है सर, चलिए अब बताइए सर डिफ्यूजन होती क्या है? डिफ्यूजन में क्या होगा? मूवमेंट होगा पार्टिकल्स का। सर सॉल्यूशन के अंदर दो प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। एक क्या होता है? सॉल्वेंट, और एक क्या होता है? सॉल्यूट। सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करेंगे फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर से इधर मूव करेंगे। सर सॉल्यूट के पार्टिकल्स किधर से किधर मूव करेंगे? सॉल्यूट के पार्टिकल्स किधर से किधर मूव करेंगे? दैट इज हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो। तो देख रहे हैं आप, दो अलग अलग सॉल्यूशंस थे, उनकी क्या होने लगी है? इंटरमिक्सिंग होने लगी है। तो आप क्या कहेंगे कि क्या हो रहा है? दैट इज डिफ्यूजन हो रहा है। तो डिफ्यूजन में हुआ क्या? सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव करेंगे कहां से कहां? लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। और सर सॉल्यूट के पार्टिकल्स कहां से कहां मूव करेंगे? सॉल्यूट के पार्टिकल्स वो बेटा हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। अब ये मत पूछने लगना कि सर इसमें सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। सॉल्यूट तो ये रहा NaCl, NaCl के पार्टिकल कहां से मूव करेंगे? हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, यहां से यहां। सर एक मिनट मेरी बात सुनना, क्या NaCl के पार्टिकल सिर्फ इधर से इधर ही मूव करेंगे, इधर से इधर नहीं मूव करेंगे? नहीं बेटा, मूवमेंट तो दोनों तरफ होगी। जो नेट मूवमेंट है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं, नेट मूवमेंट समझा रहा हूं। मान लीजिए 5 मॉलिक्यूल सॉल्यूट के लेफ्ट टू राइट गए हैं, कितने? 5, इधर से इधर गए, और 2 मॉलिक्यूल सॉल्यूट के इधर से इधर आए हैं। तो बताओ नेट मूवमेंट कितनी हुई? 5 इधर गए,
2 इधर आए, तो नेट मूवमेंट हुई 3 पार्टिकल्स की, 3 मॉलिक्यूल सॉल्यूट के लेफ्ट टू राइट गए हैं। तो मूवमेंट तो दोनों तरफ हो रही है, बट जो नेट मूवमेंट है वो मैंने यहां पर लिखी है। ठीक है सर, इसमें सॉल्वेंट कौन है? जनरली हम लोगों को पता ही है कि दैट इज सॉल्वेंट क्या होता है, इसमें वाटर होता है। सॉल्वेंट क्या होता है? जनरली वाटर होता है। को लिख देता हूं मैं, नहीं लिखा हुआ है तो मैं लिख देता हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो वाटर के पार्टिकल भी दोनों जगह मूव करेंगे, राइट टू लेफ्ट भी जाएंगे, लेफ्ट टू राइट भी जाएंगे, बट जो नेट मूवमेंट होगी वो लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन होगी, यानी कि C2 टू C1 होगी, C2 टू C1 होगी। अगर 10 मॉलिक्यूल पानी के इधर से इधर जा रहे हैं, 4 मॉलिक्यूल पानी के इधर से इधर जा रहे हैं, तो नेट मूवमेंट कितनी हुई? 10 में से -4 किया, 6 मॉलिक्यूल्स वाटर के लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। सर क्या ये मूवमेंट हमेशा चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी? नहीं, ये रुक जाएगी। ठीक है, नहीं, ये रुक जाएगी। ठीक है, जब C1 और C2 क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। C1 और C2 क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। देखिए सॉल्यूट कहां से कहां जा रहा है? हाई से लो, इधर से इधर जा रहा है, तो इसमें सॉल्यूट कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। हाँ सर, ये वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, सॉल्वेंट कहां से कहां जा रहा है? लो टू हाई। ठीक है, तो ऑब्वियसली सॉल्वेंट कम होता जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाती है। ये कम होता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। ये बीच में आके कहीं ना कहीं मिलेंगे। हाँ मिलेंगे, पता नहीं 0.7 मोलर पे, 0.8 मोलर पे, 0.9 मोलर पे, वो मुझे नहीं पता है। जहां पे मिलेंगे वहां पर डिफ्यूजन बंद हो जाएगी। क्या सबको डिफ्यूजन क्लियर है? दोनों पार्टिकल मूव करेंगे, सॉल्वेंट के भी, सॉल्यूट के भी। सॉल्वेंट के जाएंगे लो से हाई, सॉल्यूट के जाएंगे हाई से लो। खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा, दैट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में और डिफ्यूजन में क्या मेन फर्क है? ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव करते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स नहीं मूव करते हैं। ठीक है, क्या सॉल्यूट के पार्टिकल्स नहीं मूव करते हैं? आइए ध्यान से सुनिए और समझिए। ये एक बीकर है, बीकर के अंदर आपने ये जो रेड कलर से नजर आ रही है, इसको बोलते हैं हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, शॉर्ट फॉर्म में क्या? SPM। इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के दोनों साइड, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, सॉल्यूशन दे रखे हैं C1 और C2। ठीक है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C2 है। सर कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है? मैं थोड़ा इसको चेंज कर देता हूं, इसको C2 बोल देता हूं, इसको C1। कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट, बट ऐसे ही बस C1 C2 ऐसे ही। ठीक है, वेयर C1 इज ग्रेटर देन C2। रिपीट कर दूं, एक बीकर के अंदर, एक कंटेनर के अंदर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, उसके दोनों तरफ सॉल्यूशन दिए गए हैं। एक की कॉन्सेंट्रेशन C1 है, एक की कॉन्सेंट्रेशन C2 है। C1 ज्यादा है, C2 कम है। ठीक है सर, ये 1 मोलर NaCl, यस। ये 0.5 मोलर NaCl, यस यस, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, ऑस्मोसिस में क्या होगा? सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट भी और राइट टू लेफ्ट भी, बट जो नेट मूवमेंट होगा फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा। सॉल्यूट के पार्टिकल कभी भी ऑस्मोसिस में मूव नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, लिखी हुई है डेफिनेशन। नेट मूवमेंट किसका होगा? सॉल्वेंट पार्टिकल्स का होगा। कहां से कहां होगा? लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। देख रहे हैं, 3 एरो मैंने लेफ्ट टू राइट बनाए हैं, 1 एरो मैंने राइट टू लेफ्ट बनाया है, तो नेट मूवमेंट कितना हुआ? 2 सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का लेफ्ट टू राइट। ऑब्वियसली सर, अगर इधर पार्टिकल आते जाएंगे तो इधर पार्टिकल कम हो जाएंगे, ये वाला लेवल जो है थोड़ा नीचे हो जाएगा। ऑब्वियसली कुछ पार्टिकल इधर चले गए तो ये वाला लेवल ऊपर हो जाएगा। ऑब्वियसली दो जानों के पास सेम नंबर ऑफ रुपीज हैं, एक ने दूसरे को रुपए दे दिए, जिस बेचारे ने दे दिए उसके पास पैसे कम हो जाएंगे, जिसको दे दिए उसके पास पैसे क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऑस्मोसिस तो समझ आ गया। अच्छा, कुछ और बात करते हैं। आप चाहें तो ऑस्मोसिस को यूज कर सकते हैं अगले साल का नीट टॉपर बनने के लिए। ओह क्या है, कैसे कैसे कैसे? आई से भैया, आई से
स्लीपिंग नेक्स्ट टू माई नोट्स, नोट्स के ऊपर सिर रख के सो जाएंगे। हो सकता है विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस ये जो सारी इंफॉर्मेशन है नोट्स की वो दिमाग के अंदर चली जाए, है ना जी। लेवल सबके निकलेंगे, सही कह रहे हैं आप, ठीक है। जल्दी से मुझे बताइए, ये एक कंटेनर है, ये रही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सर राइट हैंड साइड में क्या है? सिर्फ और सिर्फ पानी, सॉल्वेंट, एक ही बात है, पानी कह दूं सॉल्वेंट कह दूं अकेला। सर जी लेफ्ट हैंड साइड में क्या? लेफ्ट हैंड साइड, ओ पाजी मैं अपने सारे गंदे काम लेफ्ट हैंड साइड से करता हूं। हाँ ये वही वाला लेफ्ट हैंड साइड है। इधर है 0.5 मोलर सॉल्यूशन, किसका? अरे पता नहीं, ग्लूकोज का, NaCl का, मुझे नहीं पता, इतना पता मुझे सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन। बताइए बताइए जल्दी जल्दी बताइए, क्या नेट मूवमेंट कहां पर होगा? नेट मूवमेंट कहां पर होगा सॉल्वेंट पार्टिकल का? राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट? राइट टू लेफ्ट या राइट लेफ्ट टू राइट? राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट? जल्दी जल्दी। अरे हाँ बता रहा हूं यार, तुम लोगों पीछे पड़ जाओगे बायो के। अरे बायो में ना हमारे यहाँ लिखा हुआ है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन होती है ऑस्मोसिस। अबे दोनों सेम है, अबे दोनों सेम है। ऐसे कैसे सेम? हाई से कैसे सेम? आपने लिखा लो टू हाई है, जूलॉजी में सिखाया जाता है हाई टू लो है, ठीक है भैया, दोनों सेम है। मैंने यहां पर कॉन्सेंट्रेशन बोली है जो कि केमिस्ट्री में बोली जाती है। कॉन्सेंट्रेशन केमिस्ट्री में हमेशा सॉल्यूट की टर्म्स में बोली जाती है। जहां सॉल्यूट ज्यादा वहां कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, जहां सॉल्यूट ज्यादा वहां कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा। देख रहे हो यहां पर सॉल्यूट के पार्टिकल ये गोले गोले हैं व्हाइट वाले, इधर ज्यादा है इधर कम है, तो ऑब्वियसली ये वाला मैंने छोटा बोला है, ये वाला मैंने बड़ा बोला है। जब आप बायो में पढ़ते हैं, जूलॉजी में पढ़ते हैं ऑस्मोसिस या बॉटनी में पढ़ते हैं ऑस्मोसिस, वो आपको पता हो, ठीक है। जहां पर भी आप ऑस्मोसिस पढ़ते हैं वहां पर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट के टर्म्स में बोली हुई है। अगर हाई टू लो लिखी हुई है ना तो वो सॉल्वेंट के टर्म्स में बोली हुई है। जहां सॉल्यूट ज्यादा होगा सॉल्वेंट अपने आप कम लगेगा, जहां सॉल्यूट कम होगा वहां सॉल्वेंट अपने आप ज्यादा लगेगा, ठीक है। समझ गए भाई? समझ गए समझ गए, दोनों जगह सही है। मैं पढ़ा रहा हूं केमिस्ट्री के टर्म्स में, केमिस्ट्री के टर्म्स में कॉन्सेंट्रेशन होती है सॉल्यूट के टर्म्स में, सॉल्यूट ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा। जब आपने कहीं और पढ़ा होगा पेड़ पौधे वगैरह में ऑस्मोसिस वगैरह, बायो में कहीं पढ़ा होगा, तो वहां पर बात हो रही होगी सॉल्वेंट की टर्म्स में, ठीक है। दोनों सही है, दोनों सही है, दोनों सही। आइए आइए टॉपिक पे वापस चलते हैं। तो बताइए जल्दी से जल्दी, किधर से किधर नेट मूवमेंट होगा? सर सॉल्वेंट का नेट मूवमेंट होगा लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। यहां पर सॉल्यूट है तो कॉन्सेंट्रेशन है, यहां पर सॉल्यूट है ही नहीं तो कॉन्सेंट्रेशन जीरो। लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। 3 एरो इधर बनाऊंगा, 1 एरो इधर भी बना देता हूं। नेट मूवमेंट क्या होगा? 2 पार्टिकल का इधर से इधर। 4 बना सकते हैं, बना सकते हैं। 5 बना सकते हैं, बना सकते हैं। 6 बना सकते हैं, अरे बना सकते हैं भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। आइए और बात करते हैं, ठीक है। आओ तुम्हें एक बढ़िया सी चीज सिखाता हूं भाई, बढ़िया सी चीज है ना, मजेदार मजेदार। आओ इनऑर्गेनिक में भी सीखोगे, वैसे इनऑर्गेनिक में तो ऐसी बढ़िया बढ़िया रिएक्शंस है यार। फेरिक क्लोराइड में पोटेशियम थायोसाइनेट का एक्वा सॉल्यूशन डालते हैं, फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन में पोटेशियम थायोसाइनेट का एक्वा सॉल्यूशन डालते हैं तो फेरिक थायोसाइनेट बनता है और साथ में KCl बनता है। क्या बढ़िया, इसमें इनऑर्गेनिक में भी यही पढ़ाया जाता है। अबे रुक तो सही, रुक तो सही। इसका ना ब्लड रेड कलर होता है, खून जैसा दिखता है, ये बिल्कुल खून जैसा। इसमें मेरा क्या फायदा? अबे मैं बता रहा हूं यार, तुम मेरी बात तो सुन नहीं रहा तू पूरी। इधर देख इधर देख इधर देख इधर आ, ये देख, एक सॉल्यूशन बना ले यहां पे पोटेशियम थायोसाइनेट का। किसका? पोटेशियम थायोसाइनेट का, ठीक। सर कैसा दिखता है? दिखने पानी जैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा दिखता है, पानी जैसा, है ना। बीकर में डाल दे,
उसको क्या पता चलेगा, वो तो है भी आर्ट्स और कॉमर्स वाली, उसको क्या पता चलेगा इसमें पोटेशियम थायोसाइनेट है कि नहीं। पीने मत दियो बस उसे, है ना, नहीं तो लेट जाएगी वो, है ना, लेट ही हो जाएगी, बिल्कुल सही कह रहा है भाई साहब, ठीक है। तो पीने नहीं देना उसे बस। और अपने गले में कोई चेन वेन पहन रखी हो, ठीक है, उसके ऊपर पहले ही उस चेन के ऊपर, उस चेन को ऐसे दिल की शेप में ले लियो और उसके ऊपर पहले ही फेरिक क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन रब करके रख लियो, रब करके रख लियो, ठीक है। फिर उसे बोलियो तू मुझे विश्वास नहीं करती ना मेरी बातों का, तुझे पता है मेरे दिल के पास ये चेन रहती है और इस चेन के अंदर भी, है ना, वही खून है जो सिर्फ तेरे लिए बहता है, क्योंकि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। इसी चेन को निकाल के सीधा इसमें डालियो, तुझे पता है फेरिक क्लोराइड है, पोटेशियम थायोसाइनेट है, मिलके फेरिक थायोसाइनेट बनाएंगे, तो ये जो चेन होगी या वायर होगी या कुछ भी होगी, इसका ब्लड रेड कलर हो जाएगा, यहां से खून खून बहता हुआ दिखेगा, है ना भाई साहब, भाई साहब, है ना, है कि नहीं, मस्त है कि नहीं चीज, है कि नहीं। हाँ, जा जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। हो गए 4600 रुपए वसूल, कुछ बचा है क्या, कुछ बचा है, इससे बढ़िया बताता हूं तुम्हें, इससे बढ़िया बताता हूं, पता क्या करना है? देख अपने साइड में रखता हूं इसको, बताता हूं तुम्हें क्या करना है। अपने हाथ की कलाई जो है ना, कलाई, उसके ऊपर फेरिक थायोक्लोराइड रब करके रख ले, फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन रब करके रख ले। सूख जाएगा तो पता नहीं चलेगा कि इसके ऊपर कुछ लगा हुआ है, ठीक ठीक। चाकू लेके आ, चाकू, उसे बोल मान रही है कि नहीं मान रही, ठीक है, और उसको डिप करके लाइयो पोटेशियम थायोसाइनेट से, ठीक है, मान रही है कि नहीं मान रही, मान रही है कि नहीं मान रही। बेचारी लड़कियां बड़ी मासूम सी होती हैं, अच्छी सी होती हैं, तुम जैसे कमीनों जैसी नहीं होती हैं, ठीक है। तो जैसे ही तो यहां पे हाथ रखेगा, फेरिक क्लोराइड और पोटेशियम थायोसाइनेट दोनों आपस में मिलेंगे, फेरिक थायोसाइनेट बनेगा, यहां से वो खून खून टपकना शुरू हो जाएगा। तेरी शक्ल देख के उसे तरस आए ना आए, खून देख के उसे वैसे चक्कर आने लगते हो, लगे कि भाई इसको इसको कोई हो, कोई रखड़ी बांधो रे, इसे राखी बांधो कोई से, ठीक है। तो मान जाएगी, वो मान जाएगी, ठीक है, यस। है ना, कुछ लड़कियां अभी भी कह रही हैं हम नहीं पिघलेंगे, अरे यार एफर्ट के तो नंबर होने चाहिए इसके, है ना। रंजना मूवी नहीं देखी, रंजना मूवी, उसमें वो सोनम कपूर नहीं कहती उसको, धनुष को, कह रही कि मैं तुमसे सिर्फ इस कारण बात कर रही हूं कि तुम कंसिस्टेंट बहुत हो, है ना, यस। वो रोज उससे थप्पड़ खाने जाता है, वो रोज स्कूल से आती है, उससे थप्पड़ खाता है, खुशी खुशी चला जाता है, ऐसे चलता रहता है कई महीनों। फिर उसे लगता है यार लड़का तो सही है, रोज थप्पड़ खाने तो आता कम से कम, यस। क्या ट्रिक है सर, बिल्कुल ये है 5 स्टार ट्रिक, है ना, ये 1 2 3 4 5, शाबाश, पैसे पूरे, है ना। आओ आओ, अब देखते हैं तुमने इस पूरे प्रकरण से क्या सीखा। नास पीटो, तुमने क्या सीखा, आओ जरा आओ। एक कंट ओए होए ब्लैक नहीं, आओ देखते हैं तुमने क्या सीखा। लेफ्ट हैंड साइड पे, ये बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, लेफ्ट हैंड साइड पे तुमने रख दिया 0.6 मोलर फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन। राइट हैंड साइड पे, तुमने रख दिया 0.5 मोलर पोटेशियम थायोसाइनेट का एक्वस सॉल्यूशन। मुझे जल्दी से बताओ, दोनों जब मिक्स होंगे आपको पता है ब्लड रेड कलर बनेगा, ब्लड रेड कलर किधर सबसे पहले बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड वाले बीकर में, राइट हैंड साइड वाले बीकर में, कि दोनों में इकट्ठा। सुक्के भाई की ट्रिक, नहीं 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 नहीं, वो सुक्का खुद आर्ट्स वाला था, उसको मैं बताता था ऐसी ट्रिक, वो मुझे क्या बताएगा। जल्दी बताइए जी, लेफ्ट में राइट में, कि दोनों में इकट्ठे। आंसर है
आंसर है, ठीक है, दोनों में से किसी भी तरफ, ना लेफ्ट हैंड साइड में ना राइट हैंड साइड में, किसी भी तरफ, किसी भी तरफ ब्लड रेड कलर नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। अबे नास पीटो, तुम्हें ये भी ना, मैं कहीं तुम मिल जाओ तो मैं तुम्हें पीटूं क्या, कि नेट मूवमेंट किसका होता है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स का, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। यहां पर सिर्फ और सिर्फ पानी मूव करेगा, पानी, पानी जो कि सॉल्वेंट है, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन, नेट मूवमेंट पानी इधर से इधर आएगा, ना तो फेरिक क्लोराइड ने उधर जाना है, ना पोटेशियम थायोसाइनेट ने इधर आना है, तो यहां पर ब्लड रेड कलर नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। यस, नो ब्लड रेड कलर फॉर्मेशन। जिसने गलत जवाब दिया ना बेटा, तुम मिलो कभी। नो ब्लड रेड कलर फॉर्मेशन, नो ब्लड रेड कलर फॉर्मेशन। बस शाबाश। आओ आगे बढ़ते हैं। ऑस्मोसिस कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। सर कौन सी? एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस। सर क्या होती है एंडो और एक्सो? सुनो सुनो सुनो, देखो, एक ऑस्मोसिस वो होती है जिसमें पार्टिकल्स जो हैं किसी भी चीज के अंदर जाते हैं, बाहर से अंदर जाते हैं, अंदर। सर क्यों? सॉल्वेंट के पार्टिकल बाहर से अंदर क्यों जा रहे हैं? नेट मूवमेंट बाहर से अंदर क्यों हो रहा है? बार 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 एक ही बात बोलनी पड़ेगी क्या? अरे भैया, बाहर कंसंट्रेशन कम होगी, ज्यादा कंसंट्रेशन अंदर होगी, तो नेट मूवमेंट सॉल्वेंट पार्टिकल का बाहर से अंदर होगा। अच्छा अच्छा सर, इसका एग्जांपल बताओ। आपने देखा नहीं है ये एंडो ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल? तो अरे यार, आपने सैकड़ों हजारों बार देखा होगा। देखा नहीं, जब कभी रेडी वगैरह पे सब्जी लेने जाते हैं तो जो सब्जी वाले भैया होते हैं वो बेहोश सब्जियों पर पानी मार रहे होते हैं ताकि उनको होश आ जाए, है ना? ऐसा ही है क्या? बेहोश सब्जियों के ऊपर पानी मार रहे हैं कि उनको होश आ जाए? नहीं सर, ऐसा नहीं है। वो सब्जियों को होश में लाने के लिए नहीं कर रहे हैं। उनको पता है जो सब्जियों की आउटर मोस्ट लेयर होती है, कुछ सब्जियों की आउटर मोस्ट लेयर होती है, वो सेमी परमिएबल होती है। पानी मार मार के मार मार के मार मार के, ठीक है, कुछ पानी अंदर चला जाएगा, सब्जियां फूल जाएंगी, ठीक है, और तुम्हें भी लगेगा सब्जियां अच्छी हैं, सब्जियों का वेट बढ़ जाएगा। अबे वो तो पानी का वेट है उसमें कुछ ना कुछ, ठीक है। एंड दे आर वेरी स्मार्ट। उनको पता है किस सब्जी के ऊपर पानी मारना है, किस पे नहीं मारना है। गाजर पे पानी मारते हुए देखा होगा, प्याज पे पानी मारते हुए नहीं देखा होगा। उनको पता है यार, प्याज की तो वैसे ही इतनी लेयर है, पानी वैसे भी अंदर नहीं जाना, है ना? हाँ, तो जिन जिन सब्जियों की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है उनके ऊपर पानी मार मार के, भिंडी के ऊपर, है ना, घिया के ऊपर, तोरी के ऊपर, उनको पता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भैया। अरबी के ऊपर है। हाँ सर, किशमिश में ऐसा होता है, बिल्कुल ये रहा किशमिश, है ना, किशमिश, है ना, बिल्कुल पिचकी सी होती है, पिचके हुए आम की तरह ऐसे, है ना। बस इसको अगर आप पानी में रखेंगे तो ये स्वेल हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या होती है, एंडोऑस्मोसिस होती है। सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बाहर कम होगी, अंदर ज्यादा होगी, तो ये अंदर चले जाएगा, अंदर चला जाएगा, पानी अंदर चला जाएगा, अंदर चला जाएगा, ये स्वेल हो जाएंगे, ठीक है। इसे बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस। नेक्स्ट है एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस में क्या होता है, पानी जो है, हाँ, टमाटर के ऊपर पानी मारते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठंड लग रही है यार। टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दो, ठंड लग रही है। नेक्स्ट वाले में एक्सोस्मोसिस में क्या होगा, अगर आपने ग्रेप्स को, है ना, अंगूर खट्टे हैं वाले अंगूर, हाँ, अगर अंगूर को रख दिया सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर, तो भैया अंदर लो कॉन्सेंट्रेशन होगी, सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा होगी। सॉल्ट है ना, सॉल्ट डाल रखा है, सॉल्यूट डाल रखा है, तो ऑब्वियसली पार्टिकल अंदर से बाहर जाएंगे, सॉल्वेंट के पार्टिकल किशमिश के अंदर से बाहर जाएंगे। सर अंदर से बाहर क्यों जा रहे हैं? बोला तो यार अभी, अंदर लो कॉन्सेंट्रेशन होगा, बाहर हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा सॉल्यूट का, अंदर से बाहर जाएंगे, अंदर से बाहर जाएंगे। तो ये ग्रेप्स जो हैं थोड़ी देर में रखने के बाद किशमिश जैसे पिचक जाएंगे, बिल्कुल, ठीक है जी। तो दो प्रकार की ऑस्मोसिस होती हैं, एक एक्सो और एक एंडो। एंडो में पार्टिकल स्वेल हो जाते हैं,
एक्सो के अंदर श्रिंक हो जाते हैं। क्या होगा भाई एंडो में? सॉल्वेंट मूव्स फ्रॉम कहां से कहां? आउटसाइड टू इनसाइड। कारण मत पूछना बस। बाहर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट की कम होगी, अंदर ज्यादा होगी, तो लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, देयरफॉर इट स्वेल्स। और एक्सो में क्या होगा? सॉल्वेंट मूव्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। सर सॉल्वेंट अंदर से बाहर क्यों जा रहा है? अरे भैया अंदर कॉन्सेंट्रेशन अब की बार सॉल्यूट की कम होगी, बाहर ज्यादा होगी, तो अंदर से बाहर जाएगा, इस कारण ये श्रिंक हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल आपके सामने ये रे, किशमिश को फुलाना है तो पानी में डाल दो, ग्रेप्स को किशमिश जैसा करना है, पिचकाना है तो नमक वाले पानी में डाल दो। ठीक है, इसके ऊपर एक क्लासिक क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में आया है। 2 eggs आफ्टर रिमूविंग आउटर मोस्ट शेल। एग की दो प्रकार की शेल होती है, एक तो सबसे बाहर वाली शेल जो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, उसके नीचे एक बहुत ही पतली सी झिल्ली टाइप होती है, दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो 2 eggs आफ्टर रिमूविंग देयर आउटर मोस्ट shells, one placed in water, other in सॉल्ट सॉल्यूशन लिख देते हैं। ये स्वेल हो जाता है और ये श्रिंक हो जाता है। बताइए क्यों? बताइए क्यों? बताइए क्यों? यहां पर एंडो ऑस्मोसिस होगी, बाहर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट की है नहीं, अंदर ज्यादा है। ठीक है, और यहां पर एक्सो ऑस्मोसिस होगी, अंदर कम है, बाहर ज्यादा है, तो अंदर से बाहर चले जाएंगे, एक्सो ऑस्मोसिस हुई है, एक्सो ऑस्मोसिस। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऑस्मोसिस के। पिकल्स, अचार के केस में आपको पता है आम का जब अचार डाला जाता है, आम बहुत फूला हुआ होता है, ठीक है, पर जब उसे अचार बन जाता है बहुत पिचक जाता है। पता है क्यों? पता क्यों? क्योंकि सर वहां पर एक्सो ऑस्मोसिस होती है। आप जब अचार को डालते हो तो सॉल्ट सॉल्यूशन में डालते हो, फिर वही अंदर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, बाहर ज्यादा होगी। बाहर सॉल्ट सॉल्यूशन है ना, बाहर सॉल्ट सॉल्यूशन है ना, अचार के केस में, या एग के केस में भी वही है, अचार में भी वही है। ठीक है, तो सॉल्वेंट पानी जो है वो अंदर से बाहर आ जाएगा, इसी कारण वो अचार बनते टाइम आम का या किसी भी चीज का वो पिचक जाता है, पिचक जाता है। ठीक है, पिकल्स फॉर्म्ड बाय एक्सोऑस्मोसिस एज दे आर डिप्ड इन, किसमें डुबाया जाता है उनको? सॉल्ट सॉल्यूशन में। सॉल्ट सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, अचार आम के अंदर कम होगी, तो अंदर से बाहर आ जाएंगे। पैकेज्ड फूड में जब मीट को प्रिजर्व किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाना होता है मीट को, उसके ऊपर भी सॉल्ट सॉल्यूशन का लेप लगाया जाता है। कारण वही है, एक्सोऑस्मोसिस होगी तो जो मीट के अंदर पानी है, जहां पर बैक्टीरिया डेवलप हो सकता है जिससे मीट खराब हो सकता है, वो पानी ही बाहर आ जाएगा। बाहर आ जाएगा तो उसके खराब होने के चांसेस भी क्या होंगे? कम होंगे। ठीक है, पैकेज्ड मीट sprinkled with salt to remove water
बाय एक्सोऑस्मोसिस। ठीक। और सिमिलरली जब पैकेज्ड फ्रूट होता है, अगर आपने कभी देखा पाइनएप्पल पैकेज्ड, देखा पैकेज, उसको शुगर सॉल्यूशन के अंदर डाला जाता है। सॉल्ट के अंदर तो डाल नहीं सकते, नहीं तो फिर फ्रूट का आपको पता ही है टेस्ट ही सॉल्टी हो जाएगा। ठीक है, उसको भी शुगर सॉल्यूशन के अंदर डाला जाता है ताकि अंदर से पानी क्या आ जाए, बाहर आ जाए। ठीक है, पैकेज्ड फ्रूट स्प्रिंकल्ड विद, स्प्रिंकल्ड नहीं आएगा, डिप्ड बोल देंगे, डिप्ड विद, डिप्ड इन, सॉरी, डुबोया जाता है उसको किसके अंदर, शुगर सॉल्यूशन के अंदर, ताकि पानी रिमूव हो जाए बाय एक्सोऑस्मोसिस। पानी नहीं रहेगा तो बैक्टीरिया डेवलप नहीं होगा, फ्रूट खराब नहीं होगा। ठीक है, पैकेज फूड में ये मैंने पैकेज मीट का भी कर दिया, पैकेज फ्रूट का भी कर दिया। ठीक है, और मैंने बोला था अभी वेजिटेबल्स स्प्रिंकल्ड विद वाटर, है ना, वेजिटेबल वाले भैया पानी मारते रहते हैं ताकि सब्जियों को होश आ जाए। नहीं सर, ऐसा नहीं है, ताकि एंडोऑस्मोसिस के कारण इट विल स्वेल, है ना, मोटी मोटी सब्जियां लगेंगी, ताजी ताजी लगेंगी, आपको लगेगा बढ़िया है यार। हाँ, सोर थ्रोट में भी ऐसा ही होता है। सोर थ्रोट में जो फिनोमिना होता है उसका नाम बताओ जल्दी जल्दी। सोर थ्रोट में जो फिनोमिना होता है उसका नाम बताओ जल्दी जल्दी, ई से शुरू होता है। जल्दी जल्दी बताओ। एडेमा, एब्सोल्युटली राइट। जब एडेमा होता है तो डॉक्टर क्या एडवाइस करते हैं, गार्गल विद सॉल्ट वाटर, है ना, नमक वाले पानी से गरारे करिए, क्योंकि उनको पता है कि जैसे जैसे पानी अंदर जाएगा, जहां पर वो सूजन हुई हुई है थ्रोट में, है ना, तो क्या होगा, ऑस्मोसिस होगी, सॉल्ट सॉल्यूशन है, बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, पानी के अंदर कम होगी तो पानी बाहर आ जाएगा, स्वेलिंग कम हो जाएगी, है ना, ड्यू टू एक्सोऑस्मोसिस, स्वेलिंग रिड्यूस हो जाएगी, है ना। घर पे भी अगर कभी आपके कोई बुके वगैरह लेके आए और आपको लगे कि यार ये फ्लावर जो है बड़े इंपॉर्टेंट पर्सन ने मुझे दिए हैं, ठीक है, इनको कुछ दिनों तक ये महकते रहें, है ना, और इनको देख के मैं चहकता रहूं, ऐसा कुछ करना चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ करना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, आप उसको वाटर के अंदर डिप करके रख दीजिए। ड्यू टू ऑस्मोसिस वो जो है थोड़ा पानी थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएगा, वो फ्लावर काफी दिन तक फ्रेश रहेंगे। और भी अगर चाहते हैं थोड़ी और उनकी लाइफ बढ़ जाए, एक आध दिन में ही मुरझा ना जाए वो, ठीक है, तो क्या करिए, उनके अंदर डिस्प्रिन डाल दीजिए उस पानी के अंदर, ऑस्मोसिस और ज्यादा फास्ट हो जाएगी। ठीक है, डॉक्टर लिखा है, डॉक्टर डॉक्टर। एडेमा में स्वेलिंग हो जाती है ना गले में। चलो, पहला क्वेश्चन बताओ भाई, पहला क्वेश्चन जल्दी जल्दी बताओ, बिना शर्माए हमें बताएं। हाँ, टेस्ट शुरू करते हैं इसके बाद, बट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। साइज ऑफ ए रॉ मैंगो श्रिंक, कच्चे आम का साइज श्रिंक हो जाता है बहुत छोटे साइज में जब उसको किसी सॉल्ट सॉल्यूशन में रखा जाता है। ये किस प्रोसेस के द्वारा एक्सप्लेन किया जा सकता है? आंसर इज ऑस्मोसिस, है ना। अभी तो बताया, अचार बनाते टाइम यही तो होता है, आम को नमक वाले सॉल्यूशन में रखा जाता है, अंदर कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, बाहर ज्यादा होगी, पानी बाहर आ जाएगा, आम पिचक जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब हम लेंगे टेस्ट।
टेस्ट नंबर 10, पहला, फाइंड, ऐसा करता हूं, विच इज करेक्ट। 4 ऑप्शंस हैं, जल्दी जल्दी आंसर बताइए। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी। अबे पढ़ तो लो पूरा क्वेश्चन। KH जो है वो सॉल्युबिलिटी के क्या होता है, इनवर्सली प्रपोर्श सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। और टेम्परेचर के क्या होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2, फिशेस फील मोर कंफर्टेबल इन हॉट वाटर, नॉर्मल वाटर, कोल्ड वाटर, या नन ऑफ दीज। जल्दी जल्दी आंसर बताइए। सर आंसर क्या है, दैट इज कोल्ड वाटर। रीजन पता है ना, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी, ठीक है। टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो बेचारी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन बाहर चली जाएगी, सांस लेने में क्या होगी, मुश्किल होगी। माउंटेनर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स एट हाई एल्टीट्यूड। पहला, ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और 1 atm is equal to 760 mm of Hg। ड्यू टू किस कारण, जल्दी से बताइए। सर आंसर है लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो ऑक्सीजन कम होगी, ऑक्सीजन कम होगी तो सांस लेने में भी क्या होगी, मुश्किल होगी। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होगा तो वाई बबल्स come out when पेप्सी या कोको कोला या जो भी सोडा बोतल इज ओपन्ड। solubility increases as pressure increases, solubility decreases as pressure increases, solubility decreases as pressure decreases, या none of these, none of these। सर जब भी ये सोडा बॉटल्स पैक होती हैं, ये पैक होती हैं,
पैक होती है। ये हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर पैक होती है। कहां पर होती है? हाई प्रेशर पर पैक होती है। हाई प्रेशर पर प्रेशर ज्यादा होता है तो गैस की सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होती है, डिसॉल्व हो जाती है गैस, डिसॉल्व हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। बट जैसे ही आप ढक्कन खोलेंगे प्रेशर डिक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होगी, तो गैस बाहर आ जाएगी। प्रेशर डिक्रीज होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, प्रेशर डिक्रीज होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। ऑप्शन नंबर सी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड वैल्यू ऑफ Henry's constant if partial pressure of oxygen is 5 atm for या ऐसे लिख देता हूं एंड chi O2 इज इक्वल टू 0.4। आपको 4 वैल्यू दे रखी है। एट एटीएम, 6 एटीएम, 4 एटीएम, 2 एटीएम। जल्दी जल्दी आंसर बताइए। सर हमें हेनरी कांस्टेंट के यूनिट से पता चल गया, ये यूनिट प्रेशर वाला ही है, तो ये प्रेशर का यूनिट तभी आएगा जब हेनरी कांस्टेंट का ये फॉर्मूला यूज होगा, है ना, क्योंकि इसका तो कोई यूनिट होता ही नहीं। ये इसका यूनिट और इसका यूनिट सेम होंगे। ये कितना दे रखा है? 5। KH हमसे पूछा गया, ये 0.4 है, तो KH किसके बराबर आ जाएगा? 5 डिवाइडेड बाय 0.4। सर पॉइंट ऊपर चला जाएगा, 50/4। क्या आंसर 8 ATM आ जाएगा। अब 50 डिवाइडेड बाय 4 है, सॉरी मैं 40 डिवाइडेड बाय 5 कर रहा था अपने माइंड में ना, 50 डिवाइडेड बाय 4 है, सॉरी दैट्स माय मिस्टेक। मैं माइंड में 40 डिवाइडेड बाय 5 कर रहा था, है ना। 12.5 ATM, ऑप्शन नंबर डी 12.5। आई सिंसियरली अपोलोजाइज। हाँ, क्या आप छोटा सा एक काम कर सकते हैं? क्या आप छोटा सा एक काम कर सकते हैं? 1 2 3 4 पेज अपनी कॉपी में खाली छोड़ के सिर्फ इन क्वेश्चंस को लिख लाओगे, सिर्फ इन क्वेश्चंस को लिख लाओगे, सिर्फ इन क्वेश्चंस को लिख लाओगे। यस के लिए सिर्फ वाई लिखे, नो के लिए सिर्फ नो लिखे, एन लिखे। क्या इन क्वेश्चंस को लिख लाओगे? यहां तक लिख लाओगे सिर्फ 4 पेज खाली छोड़ के, क्योंकि मुझे थ्योरी बतानी है। इन क्वेश्चंस को लिख लाओगे ना तो कल टाइम बचेगा क्लास के अंदर टाइम बचेगा। और हर एक प्रकार के क्वेश्चन है, देखो इसमें एम्स के, नीट के, एम्स का, नीट का, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, नीट का, एम्स का, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, एम्स का, हर एक प्रकार के क्वेश्चन लेके आया मैं, हर एक प्रकार का। कोई कह नहीं सकता कि सर ये वाला रह गया, वो वाला रह गया। कहीं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, कोई मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन है। भाई साहब हम अपनी तरफ से किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है। सर सॉल्व भी करना है, देखो सॉल्व करके लाना है, सॉल्व करके ले आना, नहीं करके लाना है कोई टेंशन नहीं है, मैं बैठा हूं कल, क्योंकि अभी ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ाना है और उसके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस लिख लाना। क्वेश्चन तो लिख के ला सकते हो यार, इतने थोड़ा बुरा है तुम लोग,
क्या इतना बुरा हूं मैं मां? नहीं नहीं, इतने बुरे नहीं हो यार तुम, है ना। इतना सुंदर सुंदर तुम्हारा चेहरा, सूरत और सीरत दोनों ही इतनी सुंदर है तुम्हारी, है। आप बड़ा अच्छा अच्छा बोल रहे हो। अरे भाई मैं तो सच बोल रहा हूं, अच्छा तो अपने आप लग जाता है जी। ठीक है, 5 आउट ऑफ 5, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आज एक क्वेश्चन ही पूछा था मैंने। फरदीन है, अलिक, अबुजार, आकाश, हेमंत, सौरभ, सोनी, अमे, अंकन और जावेद। अच्छा, कल के लिए क्या करेंगे आप? लेक्चर 1 टू लेक्चर 6 सॉल्यूशंस का रिवाइज करके आएंगे आप, रिवाइज करके आएंगे। यहीं से हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे, यहीं से हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है जी। जी थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आज देखिए क्लास का टाइम थोड़ा चेंज हो गया था किसी प्रॉब्लम के कारण, बट आप लोग आज भी क्लास में आए। कमाल हो यार तुम लोग, सल्यूट है तुम सब लोगों को ना। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। देखो मैं बताता हूँ क्या होता है, स्टूडेंट साइकोलॉजी समझाता हूँ मैं। क्लास का टाइम चेंज हो गया, आज क्लास का टाइम क्यों चेंज हो गया, मैं नहीं करूंगा क्लास आज यार, मैं नहीं, पता नहीं क्यों टाइम चेंज कर दिया, मैं नहीं पढ़ रहा आज, मैंने। सी दिस इज नॉट व्हाट वी हैव टू डू, दिस इज नॉट व्हाट। आपको सबसे पहले अपनी थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी। तो क्या क्लास का टाइम चेंज हो गया, 11 बजे टाइम मिला था, मैंने और अच्छे तरीके से रिवाइज कर लिया। ठीक है, सबसे पहले सोच बदलेगी, तब उसके बाद रिजल्ट बदलेगा। अगर सोच वही रहेगी सल्क करने की, तो रिजल्ट भी ऐसा आएगा, उसके ऊपर सल्क ही करना पड़ेगा। ठीक है, सोच बदलेगी, आप देखेंगे, आप बहुत प्राउड फील करेंगे कि मैं वो हरकतें नहीं कर रहा हूं जो मैं लास्ट ईयर कर रहा था। आई एम गेटिंग बेटर डे बाय डे। ठीक है, मुझे उम्मीद नहीं थी क्लास में आज इतने बच्चे होंगे, बट तुम लोग सुधर रहे हो। एंड एज ए टीचर यू फील प्राउड ऑफ योर स्टूडेंट्स एंड आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू, आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच टू ऑल माय मगरमच्छ। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों।